हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपी टीईटी अपर प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे, जो कि 3 जुलाई को हुआ था। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपका ये 2.5 घंटे का पेपर हुआ था, जिसमें क्वेश्चंस की जो संख्या थी 150 थी और आपका पूर्णांक भी 150 का था, यानी कि क्वेश्चन 150 थे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए, इसमें आपका जो 150 के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें सिलेबस भी दिया गया है। क्या क्या पूछा गया था, सिलेबस नहीं, क्या क्या सब्जेक्ट थे वो पूछ दिया गया है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 1 से 30 तक क्वेश्चन थे और भाषा थी आपकी हिंदी, जो कि कंपलसरी थी आपकी। 31 से 60 तक के उसमें क्वेश्चन दिए गए थे। ये आपकी बुकलेट का बाहरी पेज है। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए थे, उर्दू के क्वेश्चन थे, संस्कृत थे। ये आपका ऑप्शन, मतलब आपको चूज़ करना पड़ता है। 3 कोई सब्जेक्ट में कोई एक आपको ये लैंग्वेज लेनी पड़ती है, बट हिंदी आपकी कंपलसरी रहती है। या आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, उर्दू चूज़ कर सकते हैं या संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत में आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आपके 61 से 90 तक के क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए थे। इसके बाद आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ये भी आपके 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के। हिंदी में भी 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के। और आपका ये जो चूज़ करने वाला सब्जेक्ट था, इसमें भी 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के। फिर आपका मैथ एंड साइंस जो लिए थे, साइंस साइड थे। जो साइंस साइड वाले थे वो मैथ और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो आर्ट साइड के होते हैं, जो मैथ साइंस नहीं लिए होते, वो एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो साइंस साइड वाले आपको मैथ और साइंस सॉल्व ही करना है, इसमें आप एसएसटी चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जब कभी फॉर्म भरिएगा यूपी टीईटी का दोबारा पेपर देना हो, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मैथ्स वाले, साइंस साइड वाले हमेशा मैथ और साइंस ही सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आर्ट साइड के होते हैं वो केवल एसएसटी चूज़ करते हैं। तो इस तरह का आपका पैटर्न था पूरा इन क्वेश्चंस का। और ये आपका 2.5 घंटे का पेपर था, जो मैंने आपको बता दिया। ये बुकलेट है एक स्टूडेंट की, जिससे मैं आपको बता रही हूँ। हूबहू यही क्वेश्चन था, यही बुकलेट थी, तो मैं इसको आपको करवा रही हूँ। तो अब देख लेते हैं अपना। सीडीपी के 30 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है आपका, विच फैक्टर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इमोशनल सिक्योरिटी इन चिल्ड्रन। कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इमोशनल सिक्योरिटी इन चिल्ड्रन। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आइसोलेशन यानी कि पृथक्करण, अधिकार पूर्ण पालन पोषण, सख्त सजा। तो सख्त सजा भी गलत है, आइसोलेशन भी गलत है आपका, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी गलत है आपका, ये अधिकार पूर्ण पालन पोषण सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर। क्वेश्चन है आपका, ए स्टडी अपवर्ड राइजिंग लर्निंग कर्व इंडिकेट्स। कर्व क्या इंडिकेट्स करते हैं? एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्त क्या दर्शाता है? आपका इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी अधिगम, सीखने में विफलता, फेल्योर टू लर्न, है ना, पठार या प्रतिगमन। तो आपका सही आंसर है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्त आपका प्रभावी अधिगम दर्शाता है, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग। इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इमोशनल विथड्रॉ इन एडोलसेंस में इंडिकेट नीड फॉर, यानी कि किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। एडोलसेंस की बात की गई है यहाँ पे। तो क्या है? प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, ये गलत हो जाएगा आपका। दंड गलत हो जाएगा। पृथक्करण गलत हो जाएगा। काउंसलिंग इंटरवेंशन, ये आपका परामर्श हस्तक्षेप आंसर सही हो जाएगा। तीसरे का बी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स इफेक्ट। आपका जो सुदृढ़ीकरण अनुसूचियाँ इसको प्रभावित करती हैं, किसको प्रभावित करती हैं? पहला है इंसाइट, मैचुरेशन, स्पीड एंड परसिस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स। फिर है आपका प्रतिवर्त, यानी कि रिफ्लेक्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्पीड एंड परसिस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता को आपका रीइंफोर्समेंट शेड्यूल प्रभावी होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग। आपका क्लासरूम टीचिंग में आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है, क्या अच्छा उदाहरण होगा, यानी कि कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। कंटिन्यू लेक्चर रिगार्डलेस ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि छात्रों की समझ की परवाह किए बिना व्याख्यान जारी रखना, ये तो गलत है। दूसरा है आपका अवॉइड फीडबैक टालना, ये भी गलत है। केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, अगर कहीं भी केवल लगा हुआ है उसको तो आप सबसे पहले ही कट कर दीजिएगा। फिर है आपका मॉनिटर स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि छात्रों की प्रतिक्रिया पर नज़र रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवे का आपका डी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इन ए टीचिंग सेशन द इंट्रोडक्शन स्टेज मेनली एम्स टू, यानी कि टीचिंग के सेशन में आपका जो शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। ऑप्शन दिए गए आपके। कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू कंटेंट, पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है ये आपका सही है। दूसरा है आपका मूल्यांकन करना, ये गलत है। फिर है आपका पाठ समाप्त कर देना, ये भी गलत है। गृह कार्य देना, ये भी गलत है। पिछली जानकारी को, यानी कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करना अपने न्यू कंटेंट के साथ, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। टीचिंग इज मॉडर्न एजुकेशन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, यानी कि टीचिंग में आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन में अच्छी तरह रूप में क्या समझा जा सकता है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को, ये आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। इंस्टिलिंग डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंप्लीटिंग द सिलेबस क्विकली, कंप्लीटिंग द यानी कि पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म कर देना, डिलीवरिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, छात्रों में अनुशासन स्थापित करना, सीखने के अनुभव को सुगम बनाना, पाठ्यक्रम को शीघ्रता पूर्व समाप्त कर देना, या आपका छात्रों को अद्यतन जानकारी प्रदान करना। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कि फैसिलिटेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, छात्रों सीखने के अनुसार अनुभव को सुगम बनाना, ये आपका मॉडर्न एजुकेशन की टीचिंग में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वाइगोत्स्की से लिया गया है। वाइगोत्स्की बिलीव्ड लर्निंग अकर्स बेस्ट थ्रू पनिशमेंट, यानी कि दंड के माध्यम से। वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है किसके माध्यम से, या सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, अनुकूलन के माध्यम से, कंडीशनिंग या इंसाइट। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो लर्निंग है वो सबसे अच्छी सोशल, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो आपकी सीखना है, लर्निंग है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं तो आपका इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है। लेबलिंग इज अ स्टूडेंट एज अ स्लो लर्नर में लीड टू, यानी कि किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। लेबल करना ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो आपको इसमें देखना है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, बेहतर प्रेरणा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या शैक्षणिक विकास। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को लेबल लगा देते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप इसका सही आंसर है सेल्फ फुलफिलिंग, यानी कि स्वपूर्ति भविष्यवाणी। ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा इन्होंने इस पेपर के अकॉर्डिंग नहीं दी है, बट इसका आंसर यही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 10 में बोला गया है ए स्टूडेंट सडनली अंडरस्टैंड ए फिजिक्स कॉन्सेप्ट आफ्टर विजुअलाइजिंग रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल दिस रिप्रेजेंट्स, यानी कि विजुअलाइजिंग की बात की गई है। विजुअलाइजिंग की बात एक छात्र चरों के बीच के संबंध की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी
की एक अवधारणा को समझ जाता है। ये क्या दर्शाता है आपका? निगेटिव रीइंफोर्समेंट या इनसाइट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशन या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनसाइट लर्निंग। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। विजुलाइजिंग की बात की गई है तो आपका इनसाइट लर्निंग बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फ्लेक्सिबल असेसमेंट सपोर्ट्स इंक्लूजन बिकॉज इट, यानी कि लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह प्रमोट्स अनफेयर एडवांटेज, अनुचित लाभ को बढ़ावा देता है, इंश्योर इक्विटेबल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग, सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। तीसरा है रिमूव्स ऑल इवोल्यूशन। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर सही है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल असेसमेंट सपोर्ट की बात कर रहा है। तो इसमें आपका सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करना सही है। फिर आपका पक्षपात को प्रोत्साहित करना, पक्षपात तो आपका ये निगेटिव टैग वर्ड है CDP में, पेडागोजी में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका बी नंबर, इंश्योर्स इक्विटेबल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग, सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इमोशनल इनसिक्योरिटी में लीड टू, यानी कि भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग, हाई ऑटोनॉमी, बेटर ग्रेड्स या पुअर कनेक्शन। तो पुअर कंसंट्रेशन, सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा, अगर आप भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम हो सकता है, इसमें आपका सही आंसर है कम एकाग्रता, यानी कि पुअर कनेक्शन। क्वेश्चन आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये वाला कम एकाग्रता, आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय। प्रारंभिक किशोरावस्था के बारे में बात की गई है। प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होता है, यानी कि जो उसका पहचान है, आइडेंटिटी है, वो किससे प्रभावित होती है। तो आप पीयर ग्रुप इंटरेक्शन या कंडीशनिंग या फिर आपका जीन्स या रिफ्लेक्सेस। तो इसका सही आंसर होगा आपका पीयर ग्रुप इंटरेक्शन। जितना ज़्यादा वो ग्रुप में डिस्कशन करेगा उसके से उसका जो है पहचान निर्माण काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? एडोलसेंस हु attribute failure to lack of effort rather than ability are likely to slow। वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं, उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। अवॉइडेंस करने की, ये तो गलत है, निगेटिव है। फिक्स्ड माइंडसेट, ये भी निगेटिव है। लर्न हेल्पलेसनेस, ये भी गलत है। सीखी लाचारी गलत है। विकास उन्मुखी, ये आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। ग्रोथ ओरिएंटेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ग्रोथ ओरिएंटेशन, विकास उन्मुखीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है, यानी कि एक्सेसिव कंपटीशन में रिड्यूस, क्या कम कर सकती है? प्रतिक्रियात्मक क्रियाएं, संवेदी क्रियाएं, आंतरिक प्रेरणा या ऊंचाई। तो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन आपकी जो आंतरिक प्रेरणा है, ये वाला आंतरिक प्रेरणा को कम कर सकती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एन एडोलसेंस सॉल्विंग ए साइंटिफिक प्रॉब्लम थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेट्स। हाइपोथेसिस की बात की है इसमें। एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना यह दर्शाता है। क्लासिकल कंडीशन, निगेटिव रेनफोर्समेंट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथेटिकल
को डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पना निगमनात्मक तर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, इन एडोलसेंस रेनफोर्समेंट दैट इंक्रीजेज इंटरनल मोटिवेशन शुड। सही आंसर आपका प्रोवाइड गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट रेदर देन कंट्रोल बिहेवियर एक्सेसिवली। सेकेंड आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ए गुड फैसिलिटेटर फॉर एडोलसेंस शुड। ऑप्शन दिए आपके, किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को हो चाहिए क्या? सवाल पूछने पर सजा देना, चर्चाओं पर हावी होना, या स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, या अवॉइड इंटरेक्शन यानी कि बातचीत से बचना। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार यानी कि फैसिलिटेटर का होना जरूर को चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका? इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर सी, 18 का सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इमोशंस ओवरपावर रीजनिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स द प्राइमरी कॉग्निटिव प्रोसेस अफेक्टेड इज। यानी कि परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है। ऑप्शन आपके सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति, दूसरा है मोटर कोऑर्डिनेशन मोटर समन्वय, फिर है आपका प्रतिवर्त क्रियाएं कार्यशील स्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्यशील स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी। 19 का डी नंबर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आपका अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल इज शेप्ड बाय, यानी कि विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति का आकार लेता है। कैसा लेता है? जेनेटिक फैक्टर ओनली, केवल पर्यावरणीय कारक, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क, या केवल स्कूली शिक्षा। केवल आनुवांशिक कारक गलत है, केवल पर्यावरणीय फैक्टर ये भी गलत है, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क ये आपका सी ऑप्शन सही है। 20 का सी ऑप्शन सही है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ए टीचर इंश्योरिंग कॉन्फिडेंटली ड्यूरिंग काउंसलिंग डेमोन्स्ट्रेट्स, यानी कि परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कंपटीशन गलत, बायस होना गलत, अथॉरिटी यानी कि अधिकार जमाता है गलत, पेशेवर नैतिकता ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एडोलसेंस विद लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर फीडबैक एंड स्ट्रेटजी ट्रेनिंग, यानी कि अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण, स्कूल से निष्कासन, प्रतिस्पर्धा, या सार्वजनिक सुधार। आपका ए नंबर सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर फीडबैक एंड स्ट्रेटजी ट्रेनिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 आपका peer meditate लर्निंग इज एडोलसेंस प्रमोट्स, यानी कि किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। पदानुक्रम को, पृथक्करण को, या आपका प्रतिस्पर्धा को, या पारस्परिक उत्तरदायित्व को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पारस्परिक उत्तरदायित्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? लॉ ऑफ इफेक्ट इज स्पेशली यूजफुल इन द क्लासरूम फॉर, यानी कि आपका प्रभाव का जो नियम है कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी होगा। किसमें उपयोगी होगा? पहला है आपका नैतिक विकास में, अमूर्त चिंतन में, या व्यवहार प्रबंधन में, या फिर आपका वैचारिक तर्क में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहेवियर मैनेजमेंट यानी कि व्यवहार प्रतिबंध। सी नंबर इसका सही हो जाएगा, बिहेवियर मैनेजमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। 25 है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस इज इन एडोलसेंस इम्प्लाइज टीचिंग शुड,
यानी कि किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को विकास की अवस्था को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा। किशोर के मानसिक विकास के स्तर को समझने के लिए क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, ये गलत है। याद करने पर जोर देना, ये भी गलत है। आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, गाइडेंस सर्विसेज एट 12 to 14 ईयर्स मस्ट पार्टिकुलरली एड्रेस, यानी कि 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, मोटर स्किल यानी मोटर कौशल में, भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध, प्रतिवर्त और करियर का अतिक्रमण, ये भी गलत हो जाए। इसका सही आंसर है आपका बी नंबर, इमोशनल रेगुलेशन एंड पीर रिलेशन। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27 कह रहा है, स्टूडेंट विद हाई एबिलिटी repeatedly fail to complete a task on time due to procrastination. This most likely indicates difficulty with, यानी कि उच्च क्षमता वाले छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पूरा करने में असफल रहता है। यह सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, संवेदी क्षति में, आत्मनियमन में कठिनाई, श्रवण क्षमता में या बुद्धि की कमी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मनियमन में कठिनाई, सेल्फ रेगुलेशन डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर है आपका, ड्यूरिंग एडोलसेंस यानी कि 12 से 14 साल की एज में इंक्लूजन मस्ट पर्टिकुलरली सपोर्ट, यानी कि किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से डैश का समर्थन करना चाहिए। सहज प्रवृत्ति पर नियंत्रण, पहचान निर्माण, प्रतिक्रियात्मक विकास या फिर आपका संवेदी प्रेरक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पहचान निर्माण में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है और फिर 30 है लास्ट। 29 है आपका, कॉन्सेप्चुअल चेंज इज इन एडोलसेंस रिक्वायर्स, यानी कि किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए आवश्यकता होती है किसकी? बढ़ी हुई पुनरावृत्ति की, मौन रहने की या पूर्व धारणा का खंडन या स्मरण। मौन गलत है, स्मरण गलत है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्ण धारणा का खंडन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि लास्ट है, इमोशनल एराउजल एट मॉडरेट लेवल इम्प्रूव्स, यानी कि मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है क्या? परिहार, निकासी या भ्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के प्रदर्शन, लर्निंग परफॉर्मेंस। ठीक है, इस तरह आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये जितने बताए हैं सब सही है आंसर, एक्यूरेट। और ये आपका अपर प्राइमरी लेवल का पेपर है, मैं इसकी PDF डाल दूँगी, आप नीचे चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे। और इसका पूरा ये 2.5 घंटे का पेपर था आपका, जिसमें 150 क्वेश्चन थे, पूर्णांक भी 150 का, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। ठीक है, और ये जो संख्या दी गई है, प्रश्न संख्या, ये दिया गया है कि 1 नंबर से 30 तक आपके CDP के हैं, फिर लैंग्वेज आपकी हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर उर्दू, संस्कृत में कोई एक चूज़ करना होता है, हिंदी आपका कंपलसरी होती है, और मैथ एंड साइंस, जो साइंस साइड वाले होते हैं उन्हें मैथ और साइंस का पेपर देना होता है, और जो आर्ट साइड के होते हैं वो सामाजिक अध्ययन यानी SST का, सोशल साइंस का पेपर देना होता है। इस प्रकार CDP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो वीडियो आएगी वो फिर किसी नेक्स्ट पेपर की होगी, तो उसको भी देखिएगा, इसको पूरी देखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।